खाना बदोश। सुखिया के हाथ की पथी कच्ची ईंटें पकने के लिए भट्टे में लगाई जा रही थी। भट्टे के गलियारे में झरोखेदार कच्ची ईंटों की दीवार देखकर सुखिया आत्मिक सुख से भर गया था। देखते ही देखते हजारों ईंटें भट्टे के गलियारे में समा गई थी। ईंटों के बीच खाली जगह में पत्थर का कोयला, लकड़ी, बुरादा, गन्ने की बाली भर दिए गए थे। असगर ठेकेदार ने अपनी निगरानी में हर चीज तरतीब से लगवाई थी। आग लगाने से पहले भट्टा मालिक मुख्तार सिंह ने एक एक चीज का मुआयना किया था। 24 घंटे की ड्यूटी पर मजदूरों को लगाया गया था, जो मोरियों से भट्टे में कोयला, बुरादा आदि डाल रहे थे। भट्टे का सबसे खतरे वाला काम था मोरी पर काम करना। थोड़ी सी असावधानी भी मौत का कारण बन सकती थी। भट्टे की चिमनी धुआं उगलने लगी थी। यह धुआं मीलों दूर से दिखाई पड़ जाता था। हरे भरे खेतों के बीच गहरे मटमैले रंग का यह भट्टा एक धब्बे जैसा दिखाई पड़ता था। मानो और सुखिया महीना भर पहले ही इस भट्टे पर आए थे। दिहाड़ी मजदूर बनकर हफ्ते भर का काम देखकर असगर ठेकेदार ने सुखिया से कहा था कि सांचा ले लो और ईंट पाथने का काम शुरू कर दो। 1000 ईंट के रेट से अपनी मजदूरी लो। भट्टे पर लगभग 30 मजदूर थे जो वहीं काम करते थे। भट्टा मालिक मुख्तार सिंह और असगर ठेकेदार सांझ होते ही शहर लौट जाते थे। शहर से दूर दिन भर की गहमा गहमी के बाद यह भट्टा अंधेरे की गोद में समा जाता था। एक कतार में बनी छोटी छोटी झोपड़ियों में टिमटिमाती ढिबरियां भी इस अंधेरे से लड़ नहीं पाती थीं। दड़बे नुमा झोपड़ियों में झुककर घुसना पड़ता था। झुके झुके ही बाहर आना होता था। भट्टे का काम खत्म होते ही औरतें चूल्हा चौका संभाल लेती थी। कहने भर के लिए चूल्हा चौका था। ईंटों को जोड़कर बनाए चूल्हे में जलती लकड़ियों की चिटपिट जैसे मन में पसरी दुश्चिंताओं और तकलीफों की प्रतिध्वनियां थी, जहां सब कुछ अनिश्चित था। मानो अभी तक इस भट्टे की जिंदगी से तालमेल नहीं बैठा पाई थी। बस सुखिया की जिद के सामने वह कमजोर पड़ गई थी। सांझ होते ही सारा माहौल भाएं भाएं करने लगता था। दिन भर के थके हारे मजदूर अपने अपने दड़बों में घुस जाते थे। सांप बिच्छू का डर लगा रहता था, जैसे समूचा जंगल झोपड़ी के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया हो। ऐसे माहौल में मानो का जी घबराने लगता था, लेकिन करे भी तो क्या। न जाने कितनी बार सुखिया से कहा था मानो ने, अपने देश की सूखी रोटी भी परदेश के पकवानों से अच्छी होती है। सुखिया के मन में एक बात बैठ गई थी, नर्क की जिंदगी से निकलना है तो कुछ छोड़ना भी पड़ेगा। मानो की हर बात का एक ही जवाब था उसके पास। बड़े बूढ़े कहा करे हैं कि आदमी की औकात घर से बाहर कदम रखने पे ही पता चले है। घर में तो चूहा भी सूरमा बना रहे। कांधे पर यो लंबा लठ धर के चलने वाले चौधरी शहर में सरकारी अफसरों के आगे सीधे खड़े न हो सके हैं। बूढ़ी बकरियों की तरह मिमियाए हैं और गांव में किसी गरीब को आदमी भी न समझे हैं। सुखिया की इन बातों से मानो कमजोर पड़ जाती थी। इसलिए गांव देहात छोड़कर वे दोनों एक दिन असगर ठेकेदार के साथ इस भट्टे पर आ गए थे। पहले ही महीने में सुखिया ने कुछ रुपए बचा लिए थे। कई बार गिनकर तसल्ली कर ली थी। धोती की गांठ में बांधकर अंटी में खोस लिए थे। रुपये देखकर मानो भी खुश हो गई थी। उसे लगने लगा था कि वह अपनी जिंदगी के ढर्रे को बदल लेगा। सुखिया और मानो की जिंदगी एक निश्चित ढर्रे पर चलने लगी थी। दोनों मिलकर पहले तगारी बनाते, फिर मानो तैयार मिट्टी लाकर देती। इस काम में उनके साथ एक तीसरा मजदूर भी आ गया था। नाम था जसदेव। छोटी उम्र का लड़का था। असगर ठेकेदार ने उसे भी उनके साथ काम पर लगा दिया था। इससे काम में गति आ गई थी। सुखिया भी अब फुर्ती से सांचे में ईंटें डालने लगी थी, जिससे उनकी दिहाड़ी बढ़ गई थी। उस रोज मालिक मुख्तार सिंह की जगह उनका बेटा सूबे सिंह भट्टे पर आया था। मालिक कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर चले गए थे। उनकी गैर हाजिरी में सूबे सिंह का रौब दाब भट्टे का माहौल ही बदल देता था। इन दिनों में असगर ठेकेदार भीगी बिल्ली बन जाता था। दफ्तर के बाहर एक अर्दली की ड्यूटी लग जाती थी, जो कुर्सी पर उकड़ू बैठकर दिन भर बीड़ी पीता था।
आने जाने वालों पर निगरानी रखता था। उसकी इजाजत के बगैर कोई अंदर नहीं जा सकता था। एक रोज सूबे सिंह की नजर किसनी पर पड़ गई। 3 महीने पहले ही किसनी और महेश भट्टे पर आए थे। 5-6 महीने पहले ही दोनों की शादी हुई थी। सूबे सिंह ने उसे दफ्तर की सेवा टहल का काम दे दिया था। शुरू में किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया था, लेकिन जब रोज ही गारे मिट्टी का काम छोड़कर वह दफ्तर में ही रहने लगी तो मजदूरों में फुसफुसाहटें शुरू हो गई थी। तीसरे दिन सुबह जब मजदूर काम शुरू करने के लिए झोपड़ियों से बाहर निकल रहे थे, किसनी हैंडपंप के नीचे खुले में बैठकर साबुन से रगड़ रगड़ कर नहा रही थी। भट्टे पर साबुन किसी के पास नहीं था। साबुन और उससे उठते झाग पर सबकी नजर पड़ गई थी, लेकिन बोला कोई कुछ भी नहीं था। सभी की आंखों में शंकाओं के गहरे काले बादल घेराए थे। गाना-फूसी हल्के हल्के शुरू हो गई थी। महेश गुमसुम सा अलग अलग रहने लगा था। सांवले रंग की भरे पूरे जिस्म की किसनी का व्यवहार महेश के लिए दुखदायी हो रहा था। वह दिन भर दफ्तर में घुसी रहती थी। उसकी खिलखिलाहटें दफ्तर से बाहर तक सुनाई पड़ने लगी थी। महेश ने उसे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वह जिस राह पर चल पड़ी थी वहाँ से लौटना मुश्किल था। भट्टे की जिंदगी भी अजीब थी। गांव बस्ती का माहौल बन रहा था। झोंपड़ी के बाहर जलते चूल्हे और पकते खाने की महक से भट्टे की नीरस जिंदगी में कुछ देर के लिए ही सही ताजगी का एहसास होता था। ज्यादातर लोग रोटी के साथ गुड़ या फिर लाल मिर्च की चटनी ही खाते थे। दाल सब्जी तो कभी कभार ही बनती थी। शाम होते ही हैंडपंप पर भीड़ लग जाती थी। जिस्म पर चिपकी मिट्टी को जितना उतारने की कोशिश करते वह और उतना ही भीतर उतर जाती थी। नस नस में कच्ची मिट्टी की महक बस गई थी। इस महक से अलग भट्टे का कोई अस्तित्व नहीं था। किसनी और सूबे सिंह की कहानी अब काफी आगे बढ़ गई थी। सूबे सिंह के अर्दली ने महेश को शराब की लत डाल दी थी। शराब पीकर महेश झोपड़ी में पड़ा रहता था। किसनी के पास एक ट्रांजिस्टर भी आ गया था। सुबह शाम भट्टे की खामोशी में ट्रांजिस्टर की आवाज गूंजने लगी थी। ट्रांजिस्टर वह इतने जोर से बजाती थी कि भट्टे का वातावरण फिल्मी गानों की आवाज से गमक उठता था। शांत माहौल में संगीत लहरियों ने खनक पैदा करती थी। विवेक कुमार श्रीवास्तव के चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो को देखने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। बड़ी मेहनत और दिन रात भट्टे में जलती आग के बाद जब भट्टा खुलता था तो मजदूर से लेकर मालिक तक की बेचैन सांसों को राहत मिलती थी। भट्टे से बकी ईंटों को बाहर निकालने का काम शुरू हो गया था। लाल लाल पक्की ईंटों को देखकर सुखिया और मानो की खुशी की इंतहा नहीं थी। खासकर मानो तो ईंटों को उलट पुलट कर देख रही थी। खुद के हाथ की पथी ईंटों का रंग ही बदल गया था। उस दिन ईंटों को देखते देखते ही मानो के मन में बिजली की तरह एक ख्याल कौंधा था। इस ख्याल के आते ही उसके भीतर जैसे एक साथ कई कई भट्टे जल रहे थे। उसने सुखिया से पूछा था, एक घर में कितनी ईंटें लग जाती हैं? बहुत, कई हजार। लोहा, सीमेंट, लकड़ी, रेत अलग से। उसके मन में ख्याल उभरा था। उसे तत्काल कोई आधार नहीं मिल पा रहा था। वह बेचैन हो उठी थी। उसे खामोश देखकर सुखिया ने कहा, चलो काम शुरू करना है। जसदेव बाट देख रहा होगा। सुखिया के पीछे पीछे अनमनी ही चल दी थी मानो, लेकिन उसके दिलो दिमाग पर ईंटों का लाल रंग कुछ ऐसा छा गया था कि वह उसी में उलझकर रह गई थी। झिंगुरों की छिन छिन और बीच बीच में सियारों की आवाजें रात के सन्नाटे में स्याहपन घोल रही थी। थके हारे मजदूर नींद की गहरी खाइयों में लुढ़क गए थे। मानो के ख्यालों में अभी भी लाल लाल ईंटें घूम रही थी। इन ईंटों से बना हुआ एक छोटा सा घर उसके जहन में बस गया था। यह ख्याल जिस शिद्दत से पुख्ता हुआ था, नींद उतनी ही दूर चली गई थी। दूर किसी बस्ती से हल्के हल्के छनकर आती मुर्गे की बांग रात के आखिरी पहर के एहसास के साथ ही मानो की पलकें नींद से भारी होने लगी थी। सुबह के जरूरी कामों से निबटकर जब सुखिया ने झोपड़ी में झांका तो वह हैरान रह गया था। इतनी देर तक मानो कभी नहीं सोती। वह परेशान हो गया था। गहरी नींद में सोई मानो का माथा उसने छू कर देखा। माथा ठंडा था। उसने राहत की सांस ली। मानो को जगाया। इतना दिन चढ़ गया है, उठने का मन नहीं है? मानो अनमनी सी उठी।
कुछ देर यूं ही चुपचाप बैठी रही। मानो का इस तरह बैठना सुखिया को अखरने लगा था। आज क्या बात है? जी तो ठीक है। मानो अपने ख्यालों में गुम थी। मन की बात बाहर आने के लिए छटपटा रही थी। उसने सुखिया की ओर देखते हुए पूछा, क्यों जी, क्या हम इन पक्की ईंटों पर घर नहीं बना सके हैं? मानो की बात सुनकर सुखिया आश्चर्य से उसे ताकने लगा। कल की बात वह भूल चुका था। सुखिया ने गहरे अवसाद से भरकर कहा, पक्की ईंटों का घर 2-4 रुपए में ना बनता है। इतने ढेर से नोट लगे हैं घर बनाने में, गांठ में नहीं है पैसा, चले हाथी खरीदने। महीने भर में जो हमने इतनी ईंटें बना दी हैं, क्या अपने लिए हम ईंटें न बना सके हैं? मानो ने मासूमियत से कहा, यह भट्टा मालिक का है, हम ईंटें उनके लिए बनाते हैं। हम तो मजदूर हैं, इन ईंटों पर अपना कोई हक ना है। सुखिया ने अपने मन में उठते दबाव को महसूस किया। इन ईंटों पर हमारा कोई भी हक ना है? क्यों? मानो ने ताज्जुब भरी कड़वाहट से कहा। उसके अंदर बवंडर मचल रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद मानो बोली, हर महीने कुछ और बचत करें, ज्यादा ईंटें बनाएं, तब भी अपना घर नहीं बना सकते। अपने भीतर कुल बुलाते सवालों को बाहर लाना चाहती थी मानो। इतनी मजदूरी मिलती कहाँ है? पूरे महीने हाड़ गोड़ तोड़ के भी कितने रुपए बचे? कुल 80। एक साल में 1000 ईंटों के दाम अगर हमने बचा भी लिए तो घर बनाने लायक रुपया जोड़ते जोड़ते उम्र निकल जाएगी, फिर भी घर न बढ़ पावेगा। सुखिया ने दुखी मन से कहा, अगर हम रात दिन काम करें तो भी नहीं। मानो ने उत्साह में भरकर कहा, बावली हो गई है क्या? चल उठ, चल काम पे जाना है, टेम ज्यादा हो रहा है, ठेकेदार आता ही होगा। आज पूरब की टांग काटनी है लगार के लिए। सुखिया मानो के सवालों से घबरा गया था। उठकर बाहर जाने लगा। कुछ भी करो, तुम चाहो तो मैं रात दिन काम करूंगी, मुझे एक पक्की ईंटों का घर चाहिए, अपने गांव में लाल सुर्ख ईंटों का घर। मानो के भीतर मन में हजार वसंत खिल उठे थे। सुखिया और मानो को एक लक्ष्य मिल गया था, पक्की ईंटों का घर बनाना है। अपने ही हाथ की पकी ईंटों से सुबह होते ही काम पर लग जाते हैं और शाम को भी अंधेरा होने तक जुटे रहते हैं। ठेकेदार असगर से लेकर मालिक तक उनके काम से खुश थे। सूबे सिंह किसनी को शहर भी लेकर जाने लगा था। किसनी के रंग ढंग में बदलाव आ गया था। अब वह भट्टे पर गारे मिट्टी का काम नहीं करती थी। महेश रोज रात में शराब पीकर मन की भड़ास निकालता था। दिन में भी अपनी झोपड़ी में पड़ा रहता था या इधर उधर बैठा रहता था। किसनी कई दिनों तक शहर से लौटती नहीं थी। जब लौटती, थकी, निढाल और मुरझाई हुई। कपड़ों लत्तों की अब कमी नहीं थी। उस रोज सूबे सिंह ने भट्टे पर आते ही असगर ठेकेदार से कहा था, मानो को दफ्तर में बुलाओ, आज किसनी की तबीयत ठीक नहीं है। असगर ठेकेदार ने रोकना चाहा था। छोटे बाबू, मानो को। बात पूरी होने से पहले ही सूबे सिंह ने उसे फटकार दिया था। तुमसे जो कहा गया है वही करो, राय देने की कोशिश मत करो। तुम इस भट्टे पर मुंशी हो, मुंशी ही रहो। मालिक बनने की कोशिश करोगे तो अंजाम बुरा होगा। असगर ठेकेदार की घिग्गी बंद गई थी। वह चुपचाप मानो को बुलाने चल दिया था। असगर ठेकेदार ने आवाज देकर कहा था, मानो, छोटे बाबू बुला रहे हैं दफ्तर में। मानो ने सुखिया की ओर देखा। उसकी आंखों में भय से उत्पन्न कातरता थी। सुखिया भी इस बुलावे पर हड़बड़ा गया था। वह जानता था मछली को फंसाने के लिए जाल फेंका जा रहा है। गुस्से और आक्रोश से नसें खिंचने लगी थी। जसदेव ने भी सुखिया की मनस्थिति को भांप लिया था। वह फुर्ती से उठा, हाथ पांव पर लगी गीली मिट्टी छुड़ाते हुए बोला, तुम यहीं ठहरो, मैं देखता हूँ। चलो चाचा। असगर के पीछे पीछे चल दिया। असगर ठेकेदार को जानता था कि सूबे सिंह शैतान है, लेकिन चुप रहना उसकी मजबूरी बन गई थी। जिंदगी का खास हिस्सा उसने भट्टे पर गुजारा था। भट्टे से अलग उसका कोई वजूद ही नहीं था। असगर ठेकेदार के साथ जसदेव को आता देखकर सूबे सिंह बिफर पड़ा था। तुझे किसने बुलाया है? जी, जो भी काम हो बताइए, मैं कर दूंगा। जसदेव ने विनम्रता से कहा। क्यों, तू उसका खसम है या उसकी पर चर्बी चढ़ गई है? सूबे सिंह ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया। बाबूजी, आप किस तरह बोल रहे हैं? जसदेव की बात पूरी करने से पहले ही एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। साले,
भट्टे की आग में झोंक दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, हड्डियां तक नहीं मिलेंगी राख से, समझा? सूबे सिंह ने उसे धकिया दिया। जसदेव गिर पड़ा था। जब तक वह संभल पाता, लात घूंसों से सूबे सिंह ने उसे अधमरा कर दिया था। चीख पुकार सुनकर मजदूर उनकी ओर दौड़ पड़े थे। मजदूरों को एक साथ आता देखकर सूबे सिंह जीप में बैठ गया था। देखते ही देखते जीप शहर की ओर दौड़ गई थी। अस्कर ठेकेदार दफ्तर में जा घुसा। सुखिया और मानो जसदेव को उठाकर झोपड़ी में ले गए थे। वह दर्द से कराह रहा था। मानो ने उसकी चोटों पर हल्दी लगा दी थी। सुखिया गुस्से में कांप रहा था। मानो के अवचेतन में असंख्य अंधेरे नाच रहे थे। वह किसने नहीं बनना चाहती थी। इज्जत की जिंदगी जीने की अदम्य लालसा उसमें भरी हुई थी। उसे एक घर चाहिए था, पक्की ईंटों का, जहाँ वह अपनी गृहस्थी और परिवार के सपने देखती थी। समूचा दिन अदृश्य भय और दहशत में बीता था। जसदेव को हल्का बुखार हो गया था। वह अपनी झोपड़ी में पड़ा था। सुखिया उसके पास बैठा था। आज की घटना से मजदूर डर गए थे। उन्हें लग रहा था कि सूबे सिंह किसी भी वक्त लौटकर आ सकता है। शाम होते ही भट्टे पर सन्नाटा छा गया था। सब अपने अपने खोल में सिमट गए थे। बूढ़ा बिलसिया, जो अक्सर बाहर पेड़ के नीचे देर रात तक बैठा रहता था, आज शाम होते ही अपनी झोपड़ी में जाकर लेट गया था। उसके खांसने की आवाज भी आज कुछ धीमी हो गई थी। किसनी की झोपड़ी से ट्रांजिस्टर की आवाज भी नहीं आ रही थी। बीच बीच में हैंडपंप की खंच खंच ध्वनि इस खामोशी में विघ्न डाल रही थी। पंप जसदेव की झोपड़ी के ठीक सामने था। सभी को पानी के लिए इस पंप पर आना पड़ता था। भट्टे पर दवा दारू का कोई इंतजाम नहीं था। कटने फटने पर घाव पर मिट्टी लगा देना था। कपड़ा जलाकर राख भर देना ही दवाई की जगह काम आते थे। मानो ने अधूरे मन से चूल्हा जलाया था। रोटियां सेक कर सुखिया के सामने रख दी थी। सुखिया ने भी अनिच्छा से एक रोटी हलक के नीचे उतारी थी। उसकी भूख जैसे अचानक मर गई थी। मानो को लेकर उसकी चिंता बढ़ गई थी। उसने निश्चय कर लिया था वह मानो को किसनी नहीं बनने देगा। मानो भी गुमसुम अपने आप से ही लड़ रही थी। बार बार उसे लग रहा था कि वह सुरक्षित नहीं है। एक सवाल उसे खाए जा रहा था, क्या औरत होने की यही सजा है? वह जानती थी कि सुखिया ऐसा वैसा कुछ नहीं होने देगा। वह महेश की तरह नहीं है। भले ही यह भट्टा छोड़ना पड़े। भट्टा छोड़ने के ख्याल से ही वह सिहर उठी। नहीं, भट्टा नहीं छोड़ना है, उसने अपने आप को आश्वस्त किया। अभी तो पक्की ईंटों का घर बनाना है। मानो रोटियां लेकर बाहर जाने लगी तो सुखिया ने टोका, कहाँ जा रही है? जसदेव भूखा प्यासा पड़ा है, उसे रोटी देने जा रही हूँ। मानो ने सहज भाव से कहा, बामन तेरे हाथ की रोटी खावेगा? अक्ल मारी गई तेरी? सुखिया ने उसे रोकना चाहा। क्यों, मेरे हाथ की रोटी में जहर लगा है? मानो ने सवाल किया। पल भर रुक कर बोली, बामन नहीं, भट्टा मजदूर है वह, म्हारे जैसा। चारों तरफ सन्नाटा था। जसदेव की झोपड़ी में डिबरी चल रही थी। मानो ने झोपड़ी का दरवाजा ठेला। जी कैसे है? भीतर जाते हुए मानो ने पूछा। जसदेव ने उठने की कोशिश की। उसके मुंह से दर्द की आह निकली। कमबख्त, कीड़े पड़ के मरेगा, हाथ पांव टूट टूट कर गिरेंगे, आदमी नहीं जंगली जानवर है। मानो ने सूबे सिंह को कोसते हुए कहा। जसदेव चुपचाप उसे देख रहा था। ये ले, रोटी खा ले, सुबह से भूखा है, 2 कौर पेट में जाएंगे तो ताकत तो आवेगी बदन में। मानो ने रोटी और गुड़ उसके आगे रख दिया था। जसदेव कुछ अनमना सा हो गया था। भूख तो उसे लगी थी, लेकिन मन के भीतर कहीं हिचक थी। घर परिवार से बाहर निकले ज्यादा समय नहीं हुआ था। खुद वह कुछ भी बना नहीं पाया था। शरीर का पोर पोर टूट रहा था। भूख नहीं है, जसदेव ने बहाना किया। भूख नहीं है या कोई और बात है? मानो ने जैसे उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था। और क्या बात हो सकती है? जसदेव ने सवाल किया। तुम्हारे भैया कह रहे थे कि तुम बामन हो, इसलिए मेरे हाथ की रोटी नहीं खाओगे। अगर यो बात है तो मैं जोर न डालूंगी, थारी मर्जी। औरत हूँ, पास में कोई भूखा हो तो रोटी का कौर गले से नीचे नहीं उतरता है। फिर तुम तो दिन रात साथ काम करते हो, मेरी खातिर पिटे, फिर यह बामन मारे बीच कहाँ से आ गया? मानो रुआसी हो गई थी। उसका गला रुंध गया था। रोटी लेकर वापस लौटने के लिए मुड़ी। जसदेव में साहस नहीं था उसे रोक लेने के लिए।
उनके बीच जुड़े तमाम सूत्र जैसे अचानक बिखर गए थे। अपनी झोपड़ी में आकर चुपचाप लेट गई थी मानो, बिना कुछ खाए। दिन भर की घटनाएं उसके दिमाग में खलबली मचा रही थी। जसदेव भूखा है, यह एहसास उसे परेशान कर रहा था। जसदेव को लेकर उसके मन में हलचल थी। उसे लग रहा था जैसे जसदेव का साथ उन्हें ताकत दे रहा है, ऐसी ताकत जो सूबे सिंह से लड़ने में हौसला दे सकती है। 2 से 3 होने का सुख मानो महसूस करने लगी थी। सुखिया भी चुपचाप लेटा हुआ था। उसकी भी नींद उड़ चुकी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। इन्हीं हालात में गांव छोड़ा था, वे ही फिर सामने खड़े थे। आखिर जाए तो कहाँ? सूबे सिंह से पार पाना आसान नहीं था। सुनसान जगह है, कभी भी हमला कर सकता है। या फिर मानो को विचार आते ही वह कांप गया था। उसने करवट बदली, मानो जाग रही थी। उसे अपनी ओर खींचकर सीने से चिपटा लिया था। जसदेव ने भी पूरी रात जाग कर काटी थी। सूबे सिंह का गुस्सैल चेहरा बार बार सामने आकर दहशत पैदा कर रहा था। उसे लगने लगा था कि जैसे वह अचानक किसी षड्यंत्र में फंस गया है। उसे यह अंदाजा नहीं था कि सूबे सिंह मारपीट करेगा। ऐसी कल्पना भी उसे नहीं थी। वह डर गया था। उसने तय कर लिया था कि चाहे जो हो वह इस पचड़े में नहीं पड़ेगा। सुबह होते ही वह असगर ठेकेदार से मिला था। असगर ही उसे शहर से अपने साथ लाया था। जसदेव ने असगर ठेकेदार से अपने मन की बात कही। ठेकेदार ने उसे समझाते हुए कहा था, अपने काम से काम रखो, क्यों इन चमारों के चक्कर में पड़ते हो। जसदेव के बदले हुए व्यवहार को मानो ने ताड़ लिया था, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की थी। वह सहजता से अपने काम में लगी थी। वह जानती थी कि उनके बीच एक फासला आ गया है, लेकिन वह चुप थी। सूबे सिंह को भी लगने लगा था कि मानो को फुसलाना आसान नहीं है। उसकी तमाम कोशिश निरर्थक साबित हुई थी, इसलिए वह मानो और सुखिया को परेशान करने पर उतर आया था। उसने असगर ठेकेदार से भी कह दिया था कि उससे पूछे बगैर उन्हें मजदूरी का भुगतान न करे, न कोई रियायत ही बरते उनके साथ। मानो से कुछ छुपा नहीं था। सूबे सिंह की हरकतों पर उसकी नजर थी। उसने अपने आप में निश्चय कर लिया था कि वह उसका मुकाबला करेगी। उठते बैठते उसके मन में एक ही ख्याल था, पक्की ईंटों का घर बनवाना। लेकिन सूबे सिंह इस ख्याल में बाधक बन। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।